वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन बुक ऑफिशियल पर। दोस्तों, इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिमालय नदियाँ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, जिसके तहत सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि भारतीय नदियों को आप बेहतर समझ सकें। आज हम पठारी या फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वैसा नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ की कुछ नदियाँ ऐसी भी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ आपके सामने एक मैप के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ के तहत मुख्य रूप से जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें से दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई ये मुख्य रूप से नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में से माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती और पेरियार ये कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, आपको एक ओवरव्यू ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिर रही है। तो इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। इसे आप एक दो बार गहरी निगाहों से देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन हैं और अरब के सागर में गिरने वाली कौन कौन नदियाँ हैं। दोस्तों, पिछले स्लाइड में कुछ वर्ड बार बार आ रहे थे, जैसे प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि प्रायद्वीप क्या है, द्वीप क्या है और खाड़ी क्या है। तो आइए हम यहाँ पर इस तीनों में क्या बेसिक अंतर है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप ऐसा भूस्थल जिसके तीनों ओर पानी हो जबकि एक ओर स्थल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ऊपर के आप चित्र में देख रहे हैं कि ये भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे कि हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्या कहते हैं क्योंकि इस भाग के तीनों तरफ पानी है। आप देख रहे हैं ये पश्चिम की तरफ यहाँ भी पानी है, पूरब की तरफ यहाँ भी पानी है और नीचे जो दक्षिण है यहाँ भी पानी है, जबकि ऊपर की तरफ ये स्थल से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ पानी और एक तरफ स्थल हो तो ऐसे भाग को हम लोग प्रायद्वीप भाग कहेंगे। वहीं अगर द्वीप की बात करें तो द्वीप ऐसे भूस्थल जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहा जाता है। ऊपर आप मैप में देख रहे हैं कि ये श्रीलंका का जो भाग है इसके चारों तरफ पानी है। इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, नीचे भी पानी है और ऊपर भी पानी है। तो ऐसा भूस्थल जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम
द्वीप कहेंगे। अब खाड़ी क्या है? तो इसे आप ऐसे समझें कि प्रायद्वीप का ठीक उल्टा खाड़ी होता है। प्रायद्वीप में क्या था? तो प्रायद्वीप में हमने देखा था कि तीन तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगर हम खाड़ी की बात करें तो खाड़ी में ठीक इसके विपरीत तीन तरफ स्थल हो। जैसे ये गुजरात का कच्छ की जो खाड़ी है, यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन तरफ ये स्थल से घिरा हुआ है। ये ऊपर ये भी स्थल है, इस तरफ ये भी स्थल है और इस तरफ ये भी स्थल है। तो तीन तरफ स्थल है, जबकि एक तरफ ये समुद्र का पानी अंदर तक धंसा हुआ है। तो जब तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ पानी अंदर की तरफ धंसा हो, तो ऐसे भूभाग को हम लोग खाड़ी कहेंगे। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी में क्या अंतर है ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि भारत में जो भी नदियां हैं वो या तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या फिर हिमालयन नदियां हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियाँ में जो भी कुछ बेसिक अंतर है उसे दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए इस अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हिमालयन नदी वो सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का अर्थ है कि इस नदियाँ में सालों भर जल उपलब्ध होता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी जो है वो सतत वाहिनी नदी नहीं होती है, अर्थात इसमें सालों भर पानी नहीं बहती। लेकिन कुछ अपवाद नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय होने के बावजूद भी सालों भर उसमें पानी बहती है। अपवाद के रूप में कावेरी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी होने के बावजूद भी इसमें सालों भर पानी होती है, लेकिन अधिकांश नदियों में सालों भर पानी उपलब्ध नहीं होता। तो पहला तो अंतर यही है कि हिमालय नदी में सालों भर पानी उपलब्ध होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी में सालों भर पानी नहीं होता है। अब दूसरा जो मुख्य अंतर है कि हिमालय नदी में क्या होता है कि जल का मुख्य स्रोत जो है वो हिमानी होता है या फिर वर्षा का जल होता है। तो दोस्तों, हिमानी क्या है? तो हिमानी हम लोग जानते हैं कि हिमालय नदी जो है वो हिमालय से निकलती है और हिमालय पर अधिकांश मात्रा में बर्फ छाए रहते हैं और गर्मी के दिनों में जब इनके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती है तो ये हिमानी पिघलने लगती है और पिघलने के बाद ये जल का रूप धारण कर लेती है और यही जल का रूप धारण कर ये नदियों में बहने लगती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हिमालयन नदी में जल का अभाव नहीं होता है। वहीं वर्षा के दिनों में क्या होता है? तो वर्षा के दिनों में वर्षा होने के बाद इनमें पानी जो है वो उपलब्ध होते रहता है। तो गर्मियों के दिनों में हिमानी से पानी आती है, जबकि वर्षा के दिनों में वर्षा से पानी आता है। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो इस नदियों में पानी का मुख्य स्रोत सिर्फ वर्षा जल होता है। ये तो उम्मीद है कि आपको प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी में जो अंतर है उसे आप समझ सके होंगे। आइए अब हम एक एक करके सारी नदियों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत दो तरह की नदियां थीं। एक तो वैसी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी और कुछ ऐसी प्रायद्वीपीय नदी थी जो कि अरब सागर में गिर रही थी। यहाँ पे हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय नदी हैं उसका चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने हुगली नदी तंत्र तक पढ़ा था। आज हम
दामोदर नदी से प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी नदी का जो मुख्य फैक्ट होता है, जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो यह होता है कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मतलब उनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ हैं, वो एक बात तो निश्चित है कि ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले दामोदर नदी की अगर चर्चा करें तो दामोदर नदी का उद्गम एक झारखंड राज्य है और इसी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर की पठारी से दामोदर नदी का उद्गम होता है। मतलब दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है और निकलने के बाद ये किन किन राज्यों में बहती है। तो चूंकि झारखंड से निकल रही है तो सबसे पहले झारखंड में ही बहेगी और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस दामोदर नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, उसी प्रकार से दामोदर नदी भी जो है बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ लाती है और इन बाढ़ के कारण से बंगाल का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न अगर पूछ ले कि किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी, ये नदियाँ भी झारखंड से ही निकलती है और झारखंड का एक स्थल है रांची और इसी रांची में एक पठार है जिसे हम रांची का पठार कहते हैं और इसी रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है और ये भी दामोदर नदी की तरह ही झारखंड और पश्चिम बंगाल इन दो राज्यों में बहती है और बहने के उपरांत ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो उद्गम जो है झारखंड की रांची के पठार से हो रहा है और इसका मुहाना कहाँ है, मतलब मुहाना का अर्थ होता है ये गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है महानदी। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इनसे प्राय प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब ये नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिस जगह को हम लोग सिहावा पहाड़ी के नाम से जानते हैं और इसी सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है और सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद यह सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बहती है और उसके बाद यह उड़ीसा में बहती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने के उपरांत यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इनकी कौन कौन सी सहायक नदी है। तो जब महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है तो ये अपने साथ दो नदियाँ लेकर आती है, तेल और जौंक। तो याद रखिएगा कि तेल और जौंक नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं कि तेल और जौंक किन की सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़। तो आइए, आगे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इनका उद्गम स्थल जो है ये कहाँ है, तो त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर और ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है और निकलने के बाद ये किन किन राज्यों में बहती है। तो सबसे पहले चूँकि महाराष्ट्र से ही इसका उद्गम हो रहा है तो ये महाराष्ट्र में बहती है और महाराष्ट्र में बहने के उपरांत ये नदियाँ जो है छत्तीसगढ़ में चली जाती है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में बहती है और आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर जो है इसी का पहले पार्ट था तेलंगाना, तो इस तेलंगाना में भी बहती है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश,
इन 4 राज्यों में गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र है। इसके अलावा इससे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन है। तो कौन कौन इनकी सहायक नदी है? पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, ये इनकी प्रमुख सहायक नदी है। पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं कि किस नदी को वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा कहा जाता है, या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और बनता है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो इसे हम कावेरी नदी को कहते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा पूछे तो दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी नदी को कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोनों में बहुत कन्फ्यूजिंग होते रहता है। तो इसे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि प्रश्न अगर दक्षिणी गंगा से पूछे कि किस नदी को हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो याद रखना है कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन थी? तो भारत की सबसे लंबी नदी थी गंगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। और ओवरऑल अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को मिला दें तो ओवरऑल सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और तब दूसरे नंबर में कौन आ जाएगी? गोदावरी। तो उम्मीद है कि आपको गोदावरी नदी से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो समझ में आए होंगे। आगे है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी महाराष्ट्र ही निकलती है और महाराष्ट्र का एक जगह है महाबालेश्वर, और इसी महाबालेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जिस प्रकार हमने पीछे देखा था कि गोदावरी नदी जो है वो भी महाराष्ट्र से निकल रही थी और महाराष्ट्र से निकलने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बह रही थी, उसी प्रकार से कृष्णा नदी भी जो है महाराष्ट्र में बहने के उपरांत ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बहती है। तो इनके बहाव क्षेत्र कौन कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एक और जो फैक्ट इनसे पूछ लिया जाता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन? मूसी, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। आगे जो पढ़ते हैं वो है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक का एक जगह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इस कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद ये किन किन राज्यों में बहती है? तो सबसे पहले कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तो कर्नाटक में ही बहेगी, और इसके अलावा जो है ये कर्नाटक में बहने के बाद ये तमिलनाडु का ये हिस्सा है और ये तमिलनाडु में बहती है, और तमिलनाडु में बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी। जबकि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। आगे है वेगई नदी। तो सिर्फ इससे ये प्रश्न बन जाते हैं
कि बेगई नदी जो है वो किस राज्य में बहती है। तो आपको इतना सा ही याद रखना है कि बेगई नदी जो है ये तमिलनाडु राज्य में बहती है। तो यहाँ पे हमने प्रायद्वीपीय नदी की, जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली थी, उसका एक ओवरव्यू हमने देखा। अब आगे के स्लाइड में हम लोग अरब सागर में जो भी नदियां गिरने वाली है उसके बारे में देखेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी तो कौन कौन सी थी? तो लूनी थी, माही थी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार। इनमें से सबसे पहली नदी जो है वो है लूनी नदी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लूनी नदी यह जो है अरावली पहाड़ है, ये राजस्थान में, और इसी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से ये लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी निकलने के बाद सबसे पहले ये तो राजस्थान में बहती है और उसके बाद ये गुजरात का क्षेत्र है, इस गुजरात में बहती है। यह नदी कच्छ के रन में गायब हो जाती है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो कच्छ के रन में गायब हो जाती है। तो चूंकि ये गुजरात में ही है एक कच्छ का रन, और ये लूनी नदी जब इस अरावली पहाड़ से निकलती है तो निकलने के बाद ये राजस्थान में बहने के उपरांत इस गुजरात के कच्छ के रन में गायब हो जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके अलावा चूंकि राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, अतः प्रश्न पूछ दे कि मरुस्थल क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी है, तो मरुस्थल क्षेत्र में बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी। आगे है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम जो है ये विंध्याचल पहाड़ी से हुआ है। ये विंध्याचल पहाड़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा इस माही नदी से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और इस पॉइंट से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे है नर्मदा नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली जो भी प्रायद्वीपीय नदी है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी ये है नर्मदा नदी। इससे अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, अतः इसको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। और ये अमरकंटक का पहाड़ी कहाँ है? तो ये अमरकंटक का पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये किन किन राज्यों में बहती है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। और मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा गुजरात में भी बहती है। तो नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी जिसको कि हम लोग ज्वार नदमुख भी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रश्न पूछ दे कि इनमें से कौन सी नदियां एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख बनाती है, तो 2 ही नदियां हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कौन कौन नदियां हैं? एक तो नर्मदा और दूसरी ताप्ती। ये दोनों नदियां ऐसी है जो या तो एस्चुरी बनाती है या इसी एस्चुरी को हम लोग ज्वार नदमुख भी कहते हैं। तो एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां कौन कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो लगभग सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और एस्चुरी क्या है और डेल्टा क्या है, तो इसका हमने विस्तार पूर्वक चर्चा पिछले वाली वीडियो में किए हैं। अगर आपने उस वीडियो का नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है ये बेहतर समझ में आए। जिस जगह से नर्मदा नदी निकलती है उसी जगह से एक और नदी निकलती है जिसे सोन के नाम से जाना जाता है। और इस सोन के बारे में हमने गंगा नदी तंत्र के तहत अध्ययन किया था। तो नर्मदा और सोन दोनों एक ही जगह से निकलती है,
लेकिन दोनों का बहाव क्षेत्र अलग होता है। ये सोन नदी ऊपर की तरफ बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी नीचे की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि नर्मदा और सोन का उद्गम एक ही जगह से होता है, लेकिन दोनों जो है ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। एक और प्रश्न जो बन जाता है कि नर्मदा नदी जो है किन किन पहाड़ियों के बीच बहती है। तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी है, इसके ऊपर पे है विंध्याचल और इसके नीचे है सतपुड़ा। तो इसी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। इस पॉइंट से भी बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं कि नर्मदा नदी किन किन पहाड़ी के बीच बहती है। तो किन किन पहाड़ी के बीच बहती है? तो ऊपर में है विंध्याचल और नीचे है सतपुड़ा। ये हो गया विंध्याचल और ये हो गया सतपुड़ा, और इसी के बीच में कौन सी नदी बह रही है? तो नर्मदा नदी बहती है। आगे है ताप्ती नदी। तो इसका उद्गम जो है एक जगह है मुलतई, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसी मध्य प्रदेश के मुलतई या फिर इसी को हम लोग मूल ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, मुलतई या फिर मूल ताप्ती। और इसी मूल ताप्ती से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। उसके अलावा किन किन राज्यों में बहती है? तो नर्मदा जिस तरह से बहती है उसी के समांतर ताप्ती नदी भी बहती है। ऊपर से नर्मदा नदी बहती है और इसके ठीक नीचे जो है ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वही बहाव क्षेत्र ताप्ती नदी का भी है। तो नर्मदा नदी किन किन राज्यों में बह रही थी? तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बह रही थी। उसी प्रकार से ताप्ती नदी भी जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीन राज्यों में बहती है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यह नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दो ही नदी थी जो एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, एक तो नर्मदा और दूसरा ताप्ती। इसके अलावे दो और नदियां थी, मांडवी और जुआरी। ये नदी मांडवी है और ये जुआरी। तो इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, सिर्फ ये प्रश्न बन जाते हैं कि मांडवी नदी और जुआरी नदी यह किन राज्यों में बहती है। तो यह दोनों जो है गोवा राज्यों में बहती है। तो प्रश्न पूछ ले कि मांडवी और जुआरी इनका बहाव क्षेत्र किन राज्यों में है? तो इनका बहाव क्षेत्र गोवा में है। आगे है श्रावती नदी। तो श्रावती नदी ये सबसे पहले तो कर्नाटक राज्य में बहती है, और इससे जो रिलेटेड इफेक्ट है कि एक जलप्रपात है जिसे हम लोग जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो प्रश्न पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो ये जो है श्रावती नदी पर है, और ये श्रावती नदी कहाँ बह रही है? तो कर्नाटक में बह रही है। तो जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। तो दोस्तों, इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात ये श्रावती नदी पर बनी हुई है, और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और सबसे अंत में जो एक नदियां हैं पेरियार, इससे भी ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, सिर्फ ये प्रश्न बन जाते हैं कि पेरियार नदी किस राज्यों में बहती है। तो याद रखिएगा पेरियार नदी केरल राज्यों में बहती है। तो दोस्तों, ये हमारा थ्योरी सेक्शन था। उम्मीद है कि आपको यह सेक्शन पसंद आया होगा। अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और अगर पूछे कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। दूसरा प्रश्न है कि किसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस फैक्ट को भी मैंने बताया था कि गोदावरी को बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा, इस तीनों के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली भारत में मुख्य रूप से दो ही नदियां हैं, एक तो नर्मदा
और दूसरी ताप्ती। तो कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ चूंकि नर्मदा ऑप्शन दिया गया है तो नर्मदा इसका सही आंसर है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो प्रायद्वीपीय नदी के तहत दो प्रकार की नदियाँ थी, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले और कुछ अरब सागर में गिरने वाले। तो इनमें से नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। आगे है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा हम लोग किसे कहते हैं? तो कावेरी को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं तो दक्षिणी गंगा हम लोग गोदावरी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी थी माही नदी। कहाँ बह रही थी माही नदी? तो ये अरावली से निकल रही थी राजस्थान से और कच्छ के रण में गायब रही थी। और ये नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात ये शरावती नदी पे है और महात्मा गांधी जलप्रपात को ही हम लोग जोग या फिर गरसप्पा इसके नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न उत्तर का सेक्शन भी यहीं समाप्त होता है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर प्रोत्साहित कीजिएगा। धन्यवाद।